नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम्स पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। आज के इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद, विराम चिन्ह के पढ़ने के बाद आपको विराम चिन्ह से कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, इसकी गारंटी है। विराम चिन्ह आज हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह में होता क्या है साथियों? विराम का हमारे अर्थ होता है रुकाव या ठहराव। जैसे जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, कोई भी चीज़ बोलते हैं, तो बोलने में जो हम रुकाव या ठहराव, जैसे हम साँस भी लेने के लिए अगर कहीं पे रुकते हैं या कहीं पे भी कहीं सेंटेंस में हम इस तरह से वाक्यों को पढ़ने या लिखते समय कुछ कहीं भी जो रुकाव या ठहराव होता है हमारा, उसी को विराम कहते हैं। और इन्हीं विराम को दर्शाने के लिए जो हमारे चिन्ह हैं, उनको विराम चिन्ह कहा जाता है, जो हमारे चिन्ह विराम के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे प्राचीन समय में तो हमारे 18वीं सदी तक हमारे यहाँ केवल 2 ही विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा तो हमारा यह पूर्ण विराम था या अल्प विराम हमारे प्रयोग में थे। फिर उसके बाद हिंदी कई लोगों का यह मानना है कि इंग्लिश से लिए गए विराम चिन्ह, तो इस तरह से हमारे यहाँ फिर 20वीं सदी के प्रारंभ से विराम चिन्हों का अच्छे से प्रयोग हिंदी में हमारे शुरू हुआ। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं विराम चिन्ह का हमारी परिभाषा क्या है। जैसे लिखते समय लिखित अभिव्यक्ति जो हमारी है को ज़्यादा सशक्त, सुंदर और सहज बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे साथियों क्या है, पहले तो हम विराम चिन्ह की वर्तनी को देख लें कि विराम चिन्ह में हा हमारा आधा होता है, तो इसलिए विराम चिन्ह जैसे प्रायः लोग लिख देते हैं चिन्ह ना को आधा कर देते हैं, जबकि यह हमारी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। शब्द हमारा चिन्ह होता है, मतलब हा आधा होता है। तो या तो कभी कभी लोग, जैसे यहाँ पे हमारा हा में ही ना को जोड़ दिया गया है, तो यह भी हमारा सही है, या तो हा में हलंत लगा के। तो इस तरह से, और हमारी परिभाषा क्या है, लिखते समय जो लिखित अभिव्यक्ति हमारी है कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, कुछ ज़्यादा उसको सशक्त बनाने या सुंदर और सहज बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया, वह विराम चिन्ह कहलाते हैं। या हम इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कि वाक्यों को पढ़ते लिखते समय बीच बीच में जो थोड़ा रुकाव या ठहराव होता है, उन्हीं को दर्शाने के लिए विराम चिन्ह। यह हमारी सरल लैंग्वेज में हो गई, सरल भाषा में हो गई कि पढ़ते लिखते समय बीच बीच में जो हमारे ठहराव हैं, उन्हीं रुकाव या ठहराव को दर्शाने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वो विराम चिन्ह होते हैं हमारे। जैसे देखिए, विराम चिन्हों के सही प्रयोग से ही हम वाक्य का सही अर्थ लगा सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे वाक्य है रोको मत जाने दो। यह हमारा बहुत ही कॉमन वाक्य है। तो इसमें क्या है, रोको मत जाने दो। इससे हमें किसी भी तरह का कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो रही है, रोको मत जाने दो। जैसे यहाँ से क्या कोई स्पष्ट हो रहा है कि रोकने को कह रहे हैं कि जाने को कह रहे हैं, यहाँ से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। जबकि यही हम दूसरे वाक्य को जब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, रोको के बाद हमारा ये अल्प विराम लग गया है, फिर मत जाने दो। तो क्या है हमारा, रोको मत जाने दो। यहाँ से क्या हमारा तात्पर्य निकला कि रोकना है, जाने नहीं देना है उसको, तो रोको मत जाने दो। तो ये देखिए, हमारे कॉमा के प्रयोग से इसका अर्थ बदल गया। यहाँ पे हमें यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, यहाँ पे हमें समझ में आने लगा कि रोकने के लिए कह रहा है। जबकि यहीं हम दूसरे वाक्य में देखें तो रोको मत, फिर अल्प विराम लग गया, जाने दो। इसका अर्थ क्या हुआ कि रोको मत जाने दो, मतलब रोकना नहीं है, जाने देना है, उसको जाने दो भाई, रोकना नहीं है। तो यहाँ से क्या है कि रोक लेना है, जाने नहीं देना है। और यहाँ से हमारे दोनों भी चीज़, कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही है कि रोकना है कि जाने देना है। तो इसीलिए वाक्यों को और ही ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए हमारे विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम हिंदी की जो प्रमुख जो विराम चिन्ह हमारे हैं, जिनका प्रयोग हिंदी में मतलब कि रिपीटेड किया जाता है, उनको हम लोग जानेंगे। जैसे साथियों, हमारा क्या है, हमारा जो पहला चिन्ह है वह है अल्प विराम। अल्प विराम जो ये हमारा कॉमा छोटा सा लग जाता है। फिर अर्ध विराम हमारा होता है, जिसमें ये ऊपर एक बिंदी और नीचे एक कॉमा होता है, यह हमारे अर्ध विराम का जो है चिन्ह है। फिर पूर्ण विराम का हमारा एक खड़ी पाई होती है। हंस पद या त्रुटि सूचक पद में यह हमारा सिंबल होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ लिखते समय हम कुछ भूल जाते हैं, तो इसमें ऐसे करके ऊपर हम लिख देते हैं ना, तो यही हमारा ये हंस पद या त्रुटि सूचक हो जाता है। प्रश्नवाचक से सभी लोग परिचित हैं, प्रश्नवाचक ये हमारा होता है सिंह चिन्ह। और फिर इकहरा उद्धरण चिन्ह हमारा है, यहाँ इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, यह हम लोग आगे देखेंगे। फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह है, जब हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अभी हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में जानेंगे इनको कि इनका प्रयोग करते कहाँ पर है।
अपूर्ण विराम है हमारा, या अल्प विराम इसी को कहा जाता है। फिर योजक चिन्ह हमारा है, जिसमें एक छोटी सी लाइन हमारी होती है। विवरण चिन्ह में जहाँ हमारी डबल लाइन के साथ एक ये निर्देशांक या रेखा खींची जाती है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण थे। और फिर इसके आगे हमारे और भी चिन्ह हैं, जैसे विराम चिन्ह हमारा है, यह विस्मयादि बोधक का, इसमें हम लोग जानते हैं। फिर निर्देशक या निर्देशिका में क्या होता है, योजक से बड़ी लाइन होती है हमारी, उसको निर्देशक या रेखिका कहा जाता है। फिर कोष्टक हमारे हैं, यह कोष्टक साइन है। कोष्टक ये 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा, जिसमें ज़्यादातर ये हमारे मझला और बड़ा का तो गणित में सवालों को सॉल्व करते समय ज़रूरत पड़ती है, जबकि हिंदी में सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा ये छोटा वाला कोष्ठक। फिर लाघव चिन्ह हमारा है, लाघव या संक्षेपक इसको कहा जाता है। जब किसी चीज़ को संक्षेप में किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश लिखें तो मध्य प्रदेश लिख दिए, उत्तर प्रदेश हम लोग लिख देते हैं इस तरह से ना। तो ये हमारा लाघव चिन्ह या संक्षेपक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पे। फिर तिर्यक चिन्ह हमारा 2 में जब हम लोग ऑप्शन देते हैं किसी को, या 2 में से एक को चुनने में हम लोग इसको लगाते हैं, तिर्यक चिन्ह को। फिर पाद टिप्पण है, जब हम किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कहीं से कोई पद लिया गया है तो उसको हम लोग स्टार से या हैज या एक के द्वारा उसको हम दर्शा देते हैं। फिर उसके बाद कहीं अलग जगह पर हम उसको लगा के बताते हैं कि यह हमारा ये चीज़ यहाँ से लिया गया है, उद्धृत करते हैं। लोप चिन्ह हमारे यह हो गए। इस तरह से हमारे यह सभी महत्वपूर्ण चिन्ह थे। अब हम लोग एक एक चिन्ह को बहुत ही डिटेल में करेंगे। तो जैसे साथियों हमारा है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का हम लोग प्रयोग कहाँ पर करते हैं, देखिए वाक्य अथवा एक अभिप्राय के पूर्ण समाप्ति का सूचक होता है हमारा पूर्ण विराम। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में या कविता के छंद के अंत में हमारा क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है। जैसे मान लीजिए हमारा पहला सेंटेंस क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, राम घर जाता है, इन सभी वाक्य पूर्ण हैं तो हमारा पूर्ण विराम लग गया। फिर इसके और भी हमारे यूज कहाँ पे होते हैं, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का सजीव वर्णन करने के पश्चात पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है साथियों, जब हम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का सजीव वर्णन करने के पश्चात हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोरा बदन, स्फूर्तिमय काया, यहाँ पे स्फूर्तिमय काया को कहा जा रहा है सजीव वर्णन, सजीवता का वर्णन है गोरा बदन। तो यह सभी इसके बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद और डीप जाते हैं हम लोग, तो दोहा, चौपाई तथा श्लोक की जो पहली पंक्ति हमारी है उसमें एक खड़ी लाइन या पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जबकि उसकी जो दूसरी पंक्ति होती है उसमें हम दोहरी लाइन का पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जब एक हमारा पंक्ति कंप्लीट हुई तो हमने एक लाइन, फिर जय कबीर सिंह लोक उजागर के बाद 2 लाइन का हमने प्रयोग किया, डबल लाइन के पूर्ण विराम का। फिर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में भी पूर्ण विराम लगता है। कैसे, जैसे मुंबई के बारे में बताओ, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष प्रश्न है तो यहाँ पे हमारा पूर्ण विराम लग जाता है। फिर मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, प्रश्न है यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रश्न है यहाँ पे कि अपने बारे में बता रहा है कि मैं क्या नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पे प्रश्न नहीं है, अप्रत्यक्ष प्रश्न है। तो यहाँ पे भी हमारा पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। और इसके बारे में हम लोग को एक चीज़ और जाननी चाहिए कि सबसे प्राचीनतम चिन्ह है और सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला भी चिन्ह यही है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्राचीनतम चिन्ह कौन सा है, तो पूर्ण विराम हमारा है। फिर हमारा है अल्प विराम। अल्प विराम क्या है, जब हम सबसे कम समय के लिए जब कहीं पर रुकते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर हम सबसे कम ठहराव होता है वहीं पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे और फिर 2 या 2 से अधिक समान स्तरीय पदों या पदबंधों अथवा उपवाक्यों में पृथकता दर्शाने हेतु भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे तो भी स्पष्ट होगा। से हमारा है रमेश, सुरेश, महेश, जैसे देखिए समान पद है, मतलब उनका सभी की वैल्यू समान है। तो रमेश के बाद हमारा कॉमा लग गया, सुरेश तथा महेश घूमने गए। फिर संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है उसके बाद लग जाता है। जैसे राम तुम नहीं ठहरो, तुम यहीं ठहरो, रमेश इधर आओ, तो रमेश के बाद राम के बाद हमारा यहाँ पे क्योंकि राम का संबोधन करके कहा जा रहा है कि तुम यहाँ ठहरो, रमेश इधर आओ, तो यहाँ पे संबोधन के बाद लग जाता है विराम। फिर इसका और प्रयोग हम देखें तो हाँ या नहीं को शेष वाक्य से पृथक करने के लिए भी किया जाता है अल्प विराम का प्रयोग। जैसे हाँ मैं आऊँगा, है ना, नहीं मैं नहीं आऊँगा, या कोई चीज़ बात है तो इस तरह से। पर जैसे हमारा है, फिर उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण हैं, पर, परंतु, इसलिए, अतः, क्योंकि या बल्कि, तथापि आदि से पूर्व भी हम क्या प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। जैसे वह नहीं आया,
हम यहाँ पे वाक्य हमारा क्या है, वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि से पूर्व हमने क्या किया, अल्पविराम का प्रयोग किया। इसी तरह इन सभी में, इसलिए में भी, परंतु में भी, जब वाक्य कोई हमारा खत्म होता है तो वहाँ पे पहले कॉमा लगा के तब फिर हम ये इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर उद्धरण से पूर्व भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या था, राधा ने कहा अपना काम करो, तो राधा का यह उद्धरण था, उद्धरण था, है ना। तो राधा ने कहा के बाद यहाँ पे अल्प विराम का हमने प्रयोग किया। फिर कुछ महत्वपूर्ण हमारे बिंदु और हैं, यह वह तब तो आदि का लोप होने पर भी वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जाना ही है तो जाओ, तो की जगह पर यहाँ पे अल्प विराम लग गया, जाना ही है जाओ। तो इस तरह से हमारा अल्प विराम का प्रयोग होता है। या पुनरावृत्ति को वाले शब्दों के मध्य भी लग जाता है, जैसे सुनो सुनो के मध्य लग गया, गाँव वालों, है ना। तारीख के साथ जब हम महीने का नाम लिखने के पश्चात भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 अक्टूबर के बाद कॉमा, फिर 1869 में क्या होता है, गांधी जी का जन्म होता है। 15 अगस्त 1947 देश हमारा आज़ाद होता है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, अंकों के मध्य भी हमारे लग जाते हैं अल्प विराम। अब हमारा तीसरा साइन जो है वह है अर्ध विराम। अर्ध विराम में हमने क्या देखा था कि एक ऊपर बिंदी और फिर उसके बाद नीचे अल्प विराम होता है। यहाँ पे पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से ज़्यादा समय के लिए रुका जाता है, वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग कहाँ पे होगा, जहाँ पूर्ण विराम से कम लेकिन अल्प विराम से ज़्यादा समय के लिए रुका जाता है। अब जैसे इसका प्रयोग होता कहाँ पर है, दो वाक्यों को जोड़ने में जिन्हें और से नहीं जोड़ा जाता है वहाँ पे भी हम अल्प और अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे जहाँ पे और का प्रयोग नहीं होता, जैसे जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आपकी मदद करूँगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा अर्ध विराम लगा। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आपकी मदद करूँगा। फिर उपाधियों को एक साथ लिखने में भी हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फिर मान लीजिए उनकी डिग्री दर्शानी है तो BSc, फिर अर्ध विराम तब MSc, BCom या कोई भी जिसे डिग्री है, जब साथ में उपाधियों को दर्शाने में हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। या फिर विरोधपूर्ण कथनों को अलग करने के लिए भी हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी नहीं रहे, वे अमर हो गए, यहाँ पर क्या होता है, नहीं रहे तो ये गलत है, जैसे विरोधपूर्ण है, पर अमर हो गए, रहे भी नहीं और अमर भी हो गए, विरोधपूर्ण कथन है, तो यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग हो गया। इसके बाद हमारा चिन्ह है लाघव चिन्ह, यह तो बहुत ही आसान है। लाघव चिन्ह में क्या होता है हमारा, इसको संक्षिप्त या संक्षेपक भी इसको कहा जाता है। एक सेकेंड, जैसे क्या होता है, शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए उनके पहले वर्ण के पश्चात लग जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमने भी देखा था कि उत्तर प्रदेश में उत्तर और ऊ के बाद और फ्रा के बाद पहले वर्ण के बाद पहले वर्ण के पश्चात लगा दे दिया जाता है। फिर MA में जैसे बिंदी, कभी कभी हम लोग पॉइंट का भी या बिंदी का इस्तेमाल करते हैं, वह भी हमारे लाघव चिन्ह के रूप में ही आता है। मास्टर ऑफ आर्ट इसका अर्थ हो गया। फिर जो हमारा तिर्यक चिन्ह है, दो शब्दों के मध्य विकल्प को बताने के लिए इसको विकल्प सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे छात्र या छात्रा, ग्रामीण अथवा शहरी, तो यह विकल्प के संदर्भ में हमारा तिर्यक चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर हमारा है हंस पद या त्रुटि सूचक, इसको कहा जाता है जब वाक्य अथवा गद्यांश को लिखते समय अंश के छूट जाने पर उसे दर्शाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने वाक्य लिखा कि संघ की भाषा लिपि देवनागरी होगी, पर यहाँ पे हमें लगा कि बीच में कुछ गड़बड़ है तो हमने लिखा राजभाषा हिंदी, और हिंदी हमारा छूट गया था, तो यहाँ पे हमने हंस पद को लगा के उसको सुधारा अपनी भूल को, तो ये हमारा हंस पद या त्रुटि सूचक साइन हो गया। फिर इसके बाद हमारा है पाद टिप्पण। तो पाद टिप्पण क्या होता है, यही हमारा जो हमारा स्टार या हैज या एक बना के हम दर्शाते हैं। क्या होता है, जब कोई विषय वस्तु किसी अन्य लेखक या ग्रंथ से ली जाती है तो उसे जिस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं उसे हम पाद टिप्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई वाक्य लिखा, श्री रामचरितमानस हमारे देश में लोकप्रिय ग्रंथ है, पर श्री रामचरितमानस हम किस मानस की बात कर रहे हैं, फिर हमने उसको स्टार लगा के फिर दर्शाया कहीं अलग से कि श्री रामचरितमानस से तात्पर्य हमारा तुलसीदास विरचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य से है। इस तरह से एक ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं तो उनको भी हम दर्शा सकते हैं। जब कहीं से लिया जाता है विशेष तब फिर हम पाद टिप्पण का प्रयोग करते हैं। और योजक चिन्ह या समास चिन्ह हम कहते हैं इसको, जो कि हमारा निर्देशांक या निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है, ये योजक चिन्ह होता है। इसे दो विलोम शब्दों के मध्य, जैसे रात दिन है, यश अपयश, आना जाना है। द्वंद्व समास में हम इसका प्रयोग करते हैं जब और विभक्ति का हमारे लोप हो जाता है तो वहाँ पे हम
योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे भाई बहन माता पिता। या दो समानार्थी शब्दों के मध्य भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे घर घर, रात रात, दूर दूर। या गुणवाचक विशेषण के साथ सा सी से का जब संयोग होता है तब भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे छोटा सा घर, तो छोटा हमारा विशेषण था, इसके साथ जब सा जुड़ा हमारा तो योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। नन्ही सी बच्ची, चांद सा चेहरा, इन सब में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया, क्योंकि हमारा विशेषण चांद के साथ क्या है, चेहरा। चेहरा की विशेषता यहाँ पे विशेषण शब्द के बाद सा सी से आया हमारा, तो योजक चिन्ह आया। या संयुक्त क्रियाएं या सार्थक निरर्थक जो हमारे शब्द होते हैं उनके आदि के मध्य भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे आना जाना, रोना धोना, ये हमारी संयुक्त क्रियाएं हैं। चाय वाय, यह सार्थक और निरर्थक शब्द हो गया, इनके मध्य यूज हो गया हमारा। फिर इसके बाद हमारा चिन्ह है लोभ सूचक चिन्ह। जब किसी चीज़ का लोभ करना होता है, जैसे जब हम किसी उदाहरण का पूरा अंश ना देकर कुछ अंश छोड़ देते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है, लोभ चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे संघ की राजभाषा, आगे हम कुछ नहीं बताना चाह रहे थे फिर होगी। या आज देश की स्थिति ऐसी है, फिर हम कुछ छोड़ दिए, आगे हम पूरा नहीं बताना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोभ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह के बारे में हमने देखा ही था कि 3 प्रकार के हमारे होते हैं, और ये दोनों तो ज़्यादातर हमारे गणित में ही प्रयोग होते हैं, और छोटा वाला हमारे हिंदी में प्रयोग होता है। कठिन शब्दों के अर्थ को समझने के लिए, जैसे शिव जी को कनक चढ़ाया जाता है, तो कनक हमारा कठिन शब्द था। कनक मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा था कि गेहूँ है कि धतूरा है कि क्या है, तो कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरा है, इसको स्पष्ट करने के लिए। या शब्दों की व्याख्या अलग से करने के लिए भी हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उन दिनों मैं सेठ जयदयाल हाई स्कूल में पढ़ाता था। अब सेठ जो कि उस समय तो हाई स्कूल थी, पर अब वर्तमान में वह इंटर कॉलेज हो गई, तो अलग से उसकी हम एक्सप्लानेशन किए हैं ना, अलग से उसकी व्याख्या की है, इसलिए भी हमारा कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर हमारा है निर्देशक चिन्ह या रेखिका। निर्देशक चिन्ह या रेखिका हमारा क्या होता है कि योजक से बड़ी होती है हमारी, और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, यह योजक से बड़ा होता है, और किसी विषय विचार या अथवा जो मंतव्य हमारा किसी कोई है उसको सुस्पष्ट करने के लिए हमारा निर्देशक या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाटक के संवादों आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई वाक्य था, तुलसी ने कहा है, उनका पद था, तो हमने यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। उनके द्वारा कोई चीज़, उनका विचार है या उनका मंतव्य है, तो हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। और ये सरिस धर्म नहीं भाई। जैसे मान लीजिए यह नाटक का किसी कोई अंश है, उसके संवादों में सुरेश क्या तुम स्कूल जाओगे, यानी कि सुरेश कह रहा है क्या तुम स्कूल जाओगे, किससे, रमेश से, तो रमेश कह रहा है हाँ। तो यह नाटक उटक के हमारे संवादों के मध्य भी किया जाता है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग। फिर हमारा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह भी हमारे 2 होते हैं, एक इकहरा होता है, एक दोहरा होता है। जैसे उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के, एकहरा और दोहरा। इकहरा में जब एक हमारा होता है कामा, ये डबल इन्वर्टेड कामा में जब होता है हमारा, तो ये उद्धरण चिन्ह, इसको दोहरा चिन्ह कहते हैं। अब प्रयोग हम लोग देखेंगे। कवियों के उपनाम लिखने में इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कवियों के उपनाम लिखने में हमारे, जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, तो इनका उपनाम क्या था, नवीन, तो इसको हमने इकहरा उद्धरण चिन्ह में। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में निराला उनका उपनाम हो जाता है, इस तरह लिखा जाता है। जैसे हमारे अक्षय जी का पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अक्षय, तो अक्षय हमारा उनका उपनाम लिखने में। या कवि की कोई रचना या पत्रिका लिखने में भी हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे चौथा संसार, नई कविता या मधुशाला, यानी समाचार पत्रों में भी, जैसे नई कविता, मधुशाला, जोही की कली, इन सभी में हमारा इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब कोई नारा या कथन या उक्ति हमारी कोई है या श्लोक है, उसको ज्यों का त्यों जब लिखना होता है, तब हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे करो या मरो, यह नारा है हमारा, गांधी जी ने दिया था ना, कब दिया था, हमारे जब अंग्रेजों को कहा था 1942 में, अंग्रेजों भारत छोड़ो के दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। मारो फिरंगी को रानी लक्ष्मीबाई जी का नारा था। फिर यह तो श्लोक है हमारा, या कोई चौपाई है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो इसको ज्यों का त्यों हमने लिखने के लिए ये हमारा अपना दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। फिर हमारा है विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, यह होती कैसे है, 2 बिंदी के साथ एक निर्देशांक जब जुड़ जाती है तब होता है हमारा विवरण चिन्ह। जब कोई विषय वस्तु को हम क्रमवार या दर्शाते हैं, जैसे हमारी कक्षा के विद्यार्थियों की सूची में यह हमारा विवरण चिन्ह इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम विद्यार्थियों की सूची बनाएंगे, यह उदाहरण था।
किसी विषय वस्तु को सविस्तार दर्शाने के लिए भी, जैसे अब से सविस्तार दर्शाने के लिए अब हमने इसका भी विवरण चिन्ह का प्रयोग कर लिया। आगे उदाहरण कैसे होता है, जैसे इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं, है ना। इसके बाद हमारा अर्धविराम, जैसे अब उनको दर्शाने सविस्तार दर्शाया गया कि कौन कौन सी नदियां, गंगा जमुना आदि, तो यहाँ पे हमारे विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। वैसे तो हम लोग योजक चिन्ह को ही लगा के करने लगते हैं, पर वहाँ पे हमारे अगर हम चिन्हों के हिसाब से देखें तो हमारा विराम चिन्हों के हिसाब से गलत होता है। पुनरुक्ति चिन्ह हमारी होती है। पुनरुक्ति चिन्ह हमारी क्या होती है, जैसे विषय वस्तु के दोहराव से बचने के लिए, जैसे मान लीजिए आटा 50 केजी, तो फिर चावल भी 50 केजी था, तो हमने दोहराव से बचने के लिए पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर लिया। इसके बाद हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नसूचक चिन्ह। तो इसको तो सभी लोग जानते हैं, जब प्रश्नों का बोध कराने के लिए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या कर रहे हो, यह सभी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, या फिर संदेह होने की स्थिति में भी प्रश्नवाचक का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता गा रही होगी, अब पता नहीं गा रही है कि नहीं गा रही है, तो संदेह में भी क्वेश्चन मार्क हमारा यूज होता है। राम आ रहे होंगे, अभी संदेह है, तो हमने यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। या व्यंग करने के लिए, जैसे आप तो ज्ञानी हैं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि उसके ज्ञानी होने में संदेह है। फिर हमारा है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह तो बहुत ही आसान है, जिससे हमारे मन के जो भाव हैं, मनोगत भाव, हर्ष है, शोक, घृणा है, विस्मय आदि दर्शाने के लिए, जो इस तरह के हमारे मन के भाव हैं उनको दर्शाने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका आश्चर्य भी इसका मतलब होता है, आश्चर्य को भी दर्शाया जाता है। ये शाबाश तुमने कर दिखाया, अरे आप आ गए, ये आश्चर्य हुआ, अरे आप आ गए, मतलब सरप्राइज दे दिए, तो यहाँ पे हमारा विस्मय बोधक साइन का प्रयोग हुआ। फिर हमारा लास्ट जो महत्वपूर्ण है वह है समाप्ति सूचक चिन्ह। जब हम किसी चीज़ को समाप्त करते हैं तो हम अपना इस तरह का सिंबल प्रयोग करते हैं, चिन्ह प्रयोग करते हैं जब विषय वस्तु की समाप्ति पर, तो ये हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह हो गया। इस तरह से दोस्तों हमारा विराम चिन्ह का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। और देखिए साथियों, हमने कहीं पे कुछ भी छोड़ा नहीं है, और अगर आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आप विराम चिन्हों के प्रश्न तो कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमारा टॉपिक समाप्त होता है। देखिए हमने समाप्ति पे इस तरह विराम सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। धन्यवाद।